एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JSSC CGL में प्रैक्टिस सेट पेपर 7 को। ये आपका प्रैक्टिस सेट पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी लेटेस्ट क्वेश्चन कवर किए गए हैं, यानी कि 2022 के बाद के क्वेश्चन कवर किए गए हैं। वहीं आपके कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स पे आधारित है। ओवरऑल आपका ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट है जिनसे आपका क्वेश्चन मैच कर सकता है। तो बिना लेट के चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। आप प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर स्टडी कीजिएगा। तो चलिए, झारखंड सामान्य ज्ञान का पहला क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड के कौन सी इंजीनियरिंग कॉलेज इंजीनियर की पढ़ाई हिंदी में कराने वाले देश की पहली इंजीनियरिंग कॉलेज होगा। तो जी हाँ, वो आपका है NIT जमशेदपुर। NIT जमशेदपुर जो है वो आपका देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज होगा जहां इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो है वो हिंदी में कराई जाएगी। अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है आपका 1960 ईस्वी में की गई थी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड के किस खिलाड़ी ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सबसे कम गेंदों में दोहरा शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तो जी हाँ, वो व्यक्ति का नाम था आपका ईशान किशन। तो चलिए, अगर हम लोग इसके बारे में जानते हैं तो आपके झारखंड के ईशान किशन ने 10 दिसंबर को, कब 10 दिसंबर 2022 को बांग्लादेश के खिलाफ चट्टोग्राम में 126 गेंदों पर दोहरा शतक लगाया था। और दोहरा शतक लगा के इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया था। कितने गेंदों पर? तो 126 गेंदों पर। ये कहाँ पे हुआ था? तो ये आपका चट्टोग्राम में हुआ था। किसके खिलाफ हुआ था? बांग्लादेश के खिलाफ हुआ था। कब हुआ था? तो 10 दिसंबर 2022 को हुआ था। तो इसे आप याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि झारखंड को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया? तो जी हाँ, वो आपका टोटल 3 श्रेणियों में जो है वो पुरस्कृत किया गया। चलिए, इसके बारे में अगर जानते हैं तो बात करते हैं हम लोग 20 अक्टूबर का। 20 अक्टूबर 2022 को गुजरात के राजकोट में आयोजित इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से झारखंड राज्य को प्रधानमंत्री आवास योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु 3 अलग अलग श्रेणी में जो है वो पुरस्कृत किया गया। अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो झारखंड को महिला सशक्तिकरण के उल्लेखनीय पहल है। वहीं आपका कुष्ठ प्रभावी रोगों के लिए बेहतर आवासीय योजना है। और तीसरा आपका योजना के व्यापक प्रचार प्रसार एवं जन जागरूक के लिए पुरस्कार जो है आपका प्रदान किया गया है। ये तीनों श्रेणी आप याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि दलमा पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं दलमा पहाड़ी की, दलमा पहाड़ी जो है वो आपका पूर्वी सिंहभूम जो कि आपका जमशेदपुर में है, यहाँ पे स्थित है। यहाँ 1976 ईस्वी में दलमा अभयारण्य की स्थापना जो है वो की गई थी। याद रखिएगा, दलमा अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी? तो 1976 में की गई थी। जमशेदपुर शहर की बात करते हैं तो जमशेदपुर शहर के बाहरी इलाके में समुद्री तट से लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित दलमा पहाड़ जो है वो आपका घने जंगलों और आपका स्वर्ण रेखा नदी से घिरा हुआ है। याद रखिएगा, ये समुद्र तट से कितना ऊपर है? तो 3000 फीट ऊपर है और आपका घने जंगल और स्वर्ण रेखा नदी से घिरा हुआ है। साथ ही झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी विहार जो है वो आपका बिहंग यहीं स्थित है। याद रखिएगा, कौन सा? तो झारखंड का दूसरा सबसे बड़ी पक्षी विहार बिहंग यहीं स्थित है, इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड का कौन सा जिला समुद्र तट से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो आप इसमें याद रखिए कि झारखंड जो है ना वो हमारा एक स्थल वृद्ध राज्य है। तो यहाँ पे समुद्र होने के तो कोई चांस ही नहीं है, लेकिन इसी के कारण इसकी भौगोलिक सीमा जो है ना वो आपका कहीं भी समुद्र को स्पर्श नहीं करती है। लेकिन आप इसमें याद रखिए कि अगर हम लोग बात करते हैं पूर्वी सिंहभूम का, तो पूर्वी सिंहभूम एकमात्र ऐसा जिला है जो समुद्र तट से सर्वाधिक निकट स्थित है। कितना निकट स्थित है भाई? तो याद रखिएगा कि यहाँ से समुद्र तट की दूरी जो है वो 90 किलोमीटर है। इतना भी नज़दीक नहीं है कि 1-2 किलोमीटर चल के आप नदी पहुँच जाइए, मतलब समुद्र पहुँच जाइए, नहीं। ये लगभग 90 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद आपको समुद्र जो है वो मिलेगा, लगभग 3 से 4 घंटा जाने के बाद पूर्वी सिंहभूम से। तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि बंगाल का शोक कही जाने वाली दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, दामोदर नदी जो है वो आपका छोटा नागपुर पठार के चूल्हा पानी नामक स्थान से निकलती है। कौन से स्थान से? तो चूल्हा पानी नामक स्थान से, जो आपका कहाँ है? लोहरदगा में है ना। ये झारखंड की सबसे लंबी और सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। याद रखिएगा, लंबी के साथ साथ ये प्रदूषित नदी भी है। इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं जैसे बराकर, बोकारो, जमुनिया, कोरान, भेंडा और कतरी जो है
ये इसकी प्रमुख सहायक नदियों के रूप में जानी जाती हैं। वहीं इसे देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा कि इसे किस नदी के नाम से जाना जाता है, तो जी हाँ, इसे देव नदी के नाम से जाना जाता है। वहीं झारखंड में यह 290 किलोमीटर लंबी दूरी जो है वो तय करती है। इसे भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि चांडिल डैम किस नदी पर स्थित है। तो जी हाँ, अगर हम लोग चांडिल डैम की बात करते हैं तो ये आपका सरायकेला खरसावां तथा डुमना डैम जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। इसे आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो जी हाँ, कोडरमा हजारीबाग जो है वो आपका अवरक्त के लिए प्रसिद्ध है। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि धनबाद के निकट एक प्रसिद्ध उर्वरक कॉम्प्लेक्स सिंदरी यूनिट झारखंड के किस नदी के तट पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं सिंदरी उर्वरक संयंत्र की, तो ये आपका दामोदर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना जो है वो आपका पंचवर्षीय योजना के दौरान 1951 में धनबाद जिले के सिंदरी नामक स्थान पर की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा वो कौन था, दामोदर था ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी योजना पंचवर्षीय योजना के दौरान इसे कब स्थापित किया गया था, तो वो है आपका 1951 में धनबाद जिले के सिंदरी नामक स्थान पर की गई थी। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड भारत के समग्र खनिज संसाधनों में से लगभग डैश का हिस्सा है। बताइए कितना प्रतिशत का हिस्सा है। तो जी हाँ, झारखंड भारत का समग्र खनिज का लगभग 40% का जो है वो हिस्सा है। याद रखिएगा, 40% खनिज जो है वो आपका पूरे भारत में झारखंड से मिलते हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका मुगल कालीन किस शासक की आत्मकथा में झारखंड के लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन जो है वो मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो आपका मुगल शासक जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड के स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन जो है वो किया गया है। संभवतः यहाँ पे हीरे के लालच में ही जहांगीर झारखंड क्षेत्र पर अपना अधिकार जो है वो स्थापित करना चाहते थे। तो इसे आप याद रखिएगा, कौन है वो आपके जहांगीर है ना। याद रखिएगा, पूरा इसमें नहीं दिया हुआ, लेकिन इसमें जो मैं आपको बताई हूँ फैक्ट, वो फैक्ट को आप जरूर याद रखिएगा, ये आपका बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि किस मुगल बादशाह के शासन काल में 1585 ईस्वी में मुगल साम्राज्य एवं झारखंड के बीच वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, मुगल बादशाह अकबर के समय मुगल साम्राज्य एवं झारखंड के बीच जो है वो आपका वास्तविक संपर्क जो है वो स्थापित हुआ। तो याद रखिएगा, ठीक है, अकबर के बीच ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि 30 जून 1855 को भोगनाडीह में आयोजित विशाल जनसभा में आदिवासियों द्वारा कौन सा निर्णय जो है वो लिया गया। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं 30 जून 1855 का, तो 30 जून 1855 को जिस दिन संथाल विद्रोह का शुरुआत जो है वो हुआ था, याद रखिएगा, इस दिन किसका शुरुआत हुआ था, तो वो है आपका संथाल विद्रोह का शुरुआत हुआ था, को भोगनाडीह में आयोजित विशाल जनसभा में संथालों द्वारा दिकुओं को भगाने का, विदेशियों का राज जो है वो हमेशा के लिए खत्म करने का, साथ ही साथ सतयुग का राज, न्याय व धर्म का अपना राज यानी कि अबुआ राज स्थापित करने की योजना जो है वो घोषित की गई थी। इसलिए आपका जितना भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आप देख सकते हैं, ये सारा ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। दैट मीन्स उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्न में से किसे कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है। तो जी हाँ, वो आपका है धनबाद। धनबाद एक ऐसा जगह है हमारा जिसे कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि टांगीनाथ धाम मंदिर किस जिले में स्थित है। देखिए, टांगीनाथ धाम मंदिर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका प्रीवियस ईयर्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, और बाकी जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको सारा का सारा जो है इसमें समराइज कराने का कोशिश करूँगी। ठीक है, तो देखिए आपका टांगीनाथ धाम मंदिर जो है वो बेसिकली आपका गुमला में स्थित है। विस्तार से समझते हैं तो आपका टांगीनाथ धाम मंदिर जो है वो गुमला जिले के मंझगांव पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर के पास एक अष्टकोणीय खंडित त्रिशूल जो है वो आपका अवस्थित है। मान्यता के अनुसार यहाँ पे कहा जाता है कि इस मंदिर में भगवान परशुराम द्वारा प्रयुक्त फरसा जो है वो यहाँ पे गड़ा हुआ है। देखिएगा, एक टांगी टाइप का जो होता है ना, जिससे लोग पेड़ वगैरह काटते हैं, वो फरसा जो है यहाँ पे गड़ा हुआ है। यह मंदिर आपका पाशुपत
संप्रदाय से संबंधित है, याद रखिएगा इसे भी ना, कि टांगीनाथ मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है, तो ये आपका पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि 2 अक्टूबर 1857 को चतरा में हुए युद्ध का सेनापति कौन था। देखिए ये आपका युद्ध बहुत भयानक था और इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसमें बहुत सारे बेसिक फैक्ट जो हैं वो आपके इसमें दिए हुए हैं। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं 2 अक्टूबर 1857 की, तो 2 अक्टूबर 1857 को ब्रिटिश सेनापति मेजर इंग्लिश, कौन थे ब्रिटिश सेनापति, मेजर इंग्लिश तथा जयमंगल पांडे एवं नादरी अली खां के बीच जो है हुए चतरा के ऐतिहासिक युद्ध के सेनापति जो है वो आपके जयमंगल पांडे थे। वहीं अगर हम लोग आते हैं नेक्स्ट 4 अक्टूबर को, तो उस दिन क्या हुआ कि 4 अक्टूबर 1857 को चतरा में पंसीहारी तालाब के निकट जयमंगल पांडे तथा नादिर अली खां को आम के वृक्ष पर लटकाकर फांसी दी गई थी। सोचिए कैसा रहा होगा ना। तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जयमंगल पांडे। और दूसरे कौन थे, वो थे आपके नादिर अली खां। दोनों को कब फांसी दिया गया था, तो वो दिन था आपका 4 अक्टूबर 1857 का। इन लोगों ने इनके साथ युद्ध कब किया था, तो वो समय था आपका 2 अक्टूबर 1857 का। ठीक है, किस वृक्ष के पेड़ पे लटका के इन्हें फांसी दिया गया था, तो वो वृक्ष था आपका आम का वृक्ष ना, याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि 1857 ईस्वी के विद्रोह पर नीलांबर एवं पीताम्बर का साथ किस जनजाति ने दिया था। बताइए, एक जनजाति थे जो इनका साथ जो है वो दिए थे। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 1857 के विद्रोह में, तो 1857 के विद्रोह में पलामू के भोक्ता यानी कि खरवार हो गए, वही नेता नीलांबर पीताम्बर ने अंग्रेजी सत्ता को हिलाकर रख दिया था, इसे याद रखिएगा। वहीं पलामू में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है वो आपका नीलांबर पीताम्बर ने किया था। इसे हम लोग एक जो मतलब या तो हम लोग सेट पेपर 3 या फिर सेट पेपर 4 में जो है इनके बारे में अच्छे से स्टडी किए हैं। बहुत सारा फैक्ट जो है उसमें भी हम लोग स्टडी किए हैं। अब देखिए इसके आगे हम लोग अगर बात करते हैं, तो जिसमें क्या हुआ कि चेरो जनजाति ने उसका बढ़ चढ़कर साथ दिया था, किसका, नीलांबर पीताम्बर का ना। वहीं नीलांबर पीताम्बर की गिरफ्तारी जो है वो डाल्टन के द्वारा कराई गई थी। इन्हें 28 मार्च 1859 ईस्वी को लेस्लीगंज में आम के पेड़ पर लटकाकर फांसी दी गई थी। कितना हमेशा हर लोगों को फांसी दे करके ही मारा जाता था, है ना। तो चलिए इसमें आपका कौन सा जनजाति हो जाएगा, तो वो है आपका चेरो जनजाति ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें जनसंख्या किनका आया था, बाहर निकल गए, चेरो जनजाति का आया था इनका साथ देने के लिए ना। तो इनको फांसी कब दी गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि किस अंग्रेज अधिकारी के आदेश पर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा गणपत राय को फांसी दी गई थी। बताइए किसके आदेश पर दी गई थी, तो जी हाँ। तो चलिए इसमें हम लोग बात करते हैं 1857 का। तो अगर 1857 के विद्रोह में आपका नायक ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को 16 अप्रैल 1858 ईस्वी एवं पांडे गणपत राय को 21 अप्रैल 1958 ईस्वी को रांची जिला स्कूल के द्वार पर कदम वृक्ष से लटकाकर फांसी दी गई थी। यह फांसी आपका अंग्रेज अधिकारी कैप्टन डाल्टन के आदेश पर दिया गया था। याद रखिए किसके आदेश पर, तो वो है आपके कैप्टन डाल्टन के आदेश पर दिया गया था। ठीक है, तो इसमें आपका एक लाइन से अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया। ये आपका तीनों क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़्यादा रिलेवेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा VVI क्वेश्चन है। इसलिए प्लीज़ इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इन तीनों क्वेश्चन में बताए हुए सारे फैक्ट को आप याद रखिएगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जो है ना वो आपको हमेशा कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है। इस साल के भी एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को साथ ही साथ जो भी यहाँ पे क्वेश्चन बताया गया है उसे अच्छे से समराइज एक बार जरूर कर लीजिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि देवघर षड्यंत्र केस में कुल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं देवघर षड्यंत्र की, तो इसे आप विस्तार से समझिए। यहाँ पे एक व्यक्ति थे आपके वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, जो आपके देवघर के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे, इसे याद रखिएगा। वहीं अक्टूबर 1927 ईस्वी में क्या होता है कि उनके मकान पर छापा मारा जाता है, जहाँ पे पिस्टल हो गया, कारतूस के साथ साथ और भी सारे क्रांतिकारी साहित्य जो है इनसे बरामद होते हैं। और इसी कारण से इस केस को देवघर षड्यंत्र केस नाम दिया गया था। कहा जाता है कि देवघर षड्यंत्र केस में कुल 20 व्यक्तियों को गिरफ्तार जो है वो किया गया है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि संथाल परगना में 1938 ईस्वी में
किसानों की दशा सुधारने के लिए किसके नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेसिकली आपका स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती का आगमन जो है वो संथाल परगना में 1938 ईस्वी में हुआ था, जहां पर इन्होंने किसानों की दशा सुधारने के लिए आंदोलन जो है वो चलाया था। तो इनका पूरा नाम क्या है? स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती ना। और यहाँ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे आपके पास रचना और उसके कुछ रचनाकार दिया, आपको बताना है कि कौन सा गलत है। तो आप बताइए आप ऑप्शन फर्स्ट में। ऑप्शन फर्स्ट में आपका है कुडुख ग्रामर। कुडुख ग्रामर जो है वो आपका मान गोविंद बनर्जी के द्वारा नहीं बल्कि आपका फर्डिनेंड हॉर्न के द्वारा लिखा हुआ एक पुस्तक है। दैट मीन्स इसका ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 से जो है आपका कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। आपके पास कुछ रचना और उसके रचनाकार दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो गलत है। ऑप्शन नंबर बी में आ जाए, जिसमें आपका दिया हुआ है मरुत्पद। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो मरुत्पद के अलावा आपका निर्वास हो गया, द्वीप एवं तूफान हो गया, इन सब के रचनाकार जो है वो आपके सत्यनारायण शर्मा हैं, ना कि मान गोविंद बनर्जी। ठीक है, दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है इसमें आपका गलत है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि अनुषा और अनुष्का कर्मकार का संबंध किस खेल से है। यानी कि यहाँ पे अनुषा और अनुष्का दिए हुए हैं, इन दोनों कर्मकार का संबंध जो है वो किस खेल से है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इन लोग दोनों का देखते हैं तो इनका संबंध जो है वो आपका योग से है। किससे है? योग से है। चलिए अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो इन्होंने 2015 में बैंकॉक में संपन्न एशियन योग चैंपियनशिप में भारतीय टीम को 8 पदक दिलाया था, इसे आप याद रखिएगा। वहीं इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम ओवरऑल चैंपियन रही थी, तो इसे आप याद रखिएगा। कब की बात हो रही है? 2015 की बात हो रही है ना, इसमें याद रखिएगा कहाँ पे हुआ था? बैंकॉक में हुआ था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ओलंपिक में भाग लेने वाली झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हम लोग सेट पेपर 4 या फिर 5 में भी पढ़े हैं इस तरह के क्वेश्चन को, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही था वो भी। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो आपका ओलंपिक में भाग लेने वाली झारखंड की पहली महिला जो है वो आपकी हॉकी खिलाड़ी निकी प्रधान थी। कौन थी? निकी प्रधान थी। निकी प्रधान के बारे में हम लोग बहुत डिटेल्स में बेसिक टॉपिक के साथ क्वेश्चन को स्टडी किए हैं। चलिए वहीं अगर इसमें देखते हैं तो ये 2016 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित 31वें ओलंपिक खेल में भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य भी रही थी। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि साका कैलेंडर के अनुसार माघ महीने के पहले दिन झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार जो है वो आपका आयोजित किया था। तो जी हाँ, साका कैलेंडर के अनुसार माघ महीने के पहले दिन में झारखंड में हल पुन्हा त्यौहार जो है वो आयोजित किया जाता है। कौन सा? हल पुन्हा त्यौहार ना आयोजित किया जाता है। इसमें क्या होता है कि इस त्यौहार में माघ महीने के पहले दिन को आरवायन यात्रा या बोल सकते हो हल पुन्हा के रूप में जाना जाता है, जिसे जुताई की शुरुआत माना जाता है। ठीक है, वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि इनमें से कौन सा शिल्प झारखंड के शिल्प कौशल की एक प्रमुख विशेषता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे अगर हम लोग शिल्प झारखंड की शिल्प कौशल की प्रमुख विशेषता को देखते हैं तो पहला आपके पास है कि ये आपका पैटकर चित्रकला है। तो जी हाँ बिल्कुल है। वहीं 6 मुखौटा है। तो जी हाँ बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पे काशी ग्रास नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, मतलब ये आपका ऑप्शन में नहीं होगा। दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपका पैटकर चित्रकला एवं 6 मुखौटा शिल्प जो है वो आपका झारखंड के शिल्प कौशल की प्रमुख विशेषता है ना। दैट मीन्स ए आंसर इसका सही हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंघी कट, जिसे कोम्ब कट भी बोलते हैं, पेंटिंग झारखंड की निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी एक अनूठी परंपरा है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कंघी काट कला का संबंध जो है वो आपका उरांव जनजाति से है। किससे है? उरांव जनजाति से है, इसे याद रखिएगा ना। क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है कि सेंद्रा बेंसी क्या है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे सेंद्रा बेंसी की बात करते हैं तो आपका सेंद्रा बेंसी जो है वो आपका एक झारखंड के जनजातीय लोग शिकार परिषद को सेंद्रा बेंसी कहते हैं ना। तो सेंद्रा बेंसी जो है वो आपका एक प्रकार का शिकार परिषद है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि टोकरी बनाने वालों का छोटा समुदाय जो अपने घरों की दीवारों पर प्राकृतिक पार्थिव रंग में मुख्यतः पुष्पीय और जंगल आधारित भूल भावों का प्रयोग करते हैं, समुदाय का नाम बताइए। इस समुदाय का क्या नाम होता है। तो जी हाँ, बहुत ईजी है ना, इस समुदाय को बोलते हैं तूरी। क्या बोलते हैं? तूरी समुदाय बोलते हैं ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति शिल्प जनजाति नहीं है नहीं है आपको बोला गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है एक जनजाति कोरवा।
कोरवा जनजाति जो है ना वो आपका शिल्प जनजाति के अंतर्गत नहीं आता है। तो शिल्प जनजाति के अंतर्गत कौन कौन से जाति आते हैं? तो जी हाँ, इसके अंदर आपका महली आता है, करमाली आता है, लोहरा आता है, चीक आता है, बड़ई आदि जनजाति जो है इसके अंतर्गत आते हैं। ये जनजातियों ऐसी स्थान पर निवास करते हैं जहाँ पे मिश्रित जनसंख्या जो है वो पाई जाती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सरायकेला राजघराने में झारखंड के कौन से नृत्य पुष्पित पल्लवित हुई है? बताइए कौन सा नृत्य जो है आपका पुष्पित पल्लवित हुआ है? तो जी हाँ, अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो ये आपका छऊ नृत्य जो है आपका सरायकेला राजघराने में पुष्पित पल्लवित हुई है। अगर हम लोग इसमें एक डेट देखते हैं जो है आपका 1938 में क्या हुआ था कि इसमें आपका सरायकेला के राजकुमार सुधेंदु नारायण जो थे, जिनका नाम सुधेंदु नारायण सिंह था, इनके द्वारा यूरोप में इस नृत्य का प्रदर्शन जो है वो करवाया गया था। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। कहाँ करवाया गया था? यूरोप में। कब कराया गया था? तो 1938 में। किसके द्वारा? राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह के द्वारा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड की एकमात्र आदिवासी गवर्नर रही है? बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो जी हाँ, इसमें क्या हो जाएगा कि झारखंड के एकमात्र आदिवासी व महिला गवर्नर जो है वो आपकी कौन थी? द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। वहीं इसमें बात करते हैं तो इनका शपथ जो है वो आपका मुख्य न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह के द्वारा हुआ था। वहीं द्रौपदी मुर्मू जो है अभी वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं, जो अब तक की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड राज्य निर्माण के समय अनुमंडलों की संख्या कितनी थी? तो जी हाँ, जिस समय झारखंड का निर्माण हो रहा था, कब हुआ था? 2000 में हुआ था ना। तो उस समय अनुमंडलों की कुल संख्या जो थी वो आपकी 33 थी। अभी कितनी है? तो अभी टोटल 45 अनुमंडलों की संख्या है ना। उस समय कितनी थी? 33 थी। इसे याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि झारखंड के कितने जिलों को सुखाड़ोन्मुख क्षेत्र घोषित कर DPAP के अंतर्गत जल छाजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है? बताइए। तो ये हो जाएगा आपका टोटल 12 जिलों में जो है ये चलाया जा रहा है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि जम्मू कश्मीर के हिमायत योजना की तर्ज पर भारत सरकार झारखंड में कौन सी योजना चला रही है? बताइए, कौन सी योजना चला रही है? तो जी हाँ, आपका जम्मू कश्मीर के हिमायत योजना की तर्ज पर भारत सरकार जो है वो आपका रोशनी योजना चला रही है। कौन सी योजना? रोशनी योजना चला रही है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि मुख्यमंत्री दाल भात योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो जी हाँ, आपका मुख्यमंत्री दाल भात योजना के संदर्भ में इसमें जितने भी कथन दिए हुए हैं ये सारे कथन जो है आपके सही हैं। यह योजना 15 अगस्त 2011 को लागू की गई थी। जी हाँ, बिल्कुल की गई थी। वर्तमान में सभी प्रखंडों में इसका संचालन सुचारू रूप से किया जा रहा है। बिल्कुल किया जा रहा है। वहीं इस योजना के तहत अब 5 रुपये में एक समय का भोजन दिलाया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल दिलाया जा रहा है। इसमें उपयुक्त सभी आंसर जो हैं इसके सही हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि झारखंड में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत कब की गई? तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं झारखंड में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत की तो वो डेट था आपका 24 जनवरी 2000 को इसकी शुरुआत जो है वो बेसिकली की गई। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सत्य नहीं, असत्य है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे असत्य कथन की बात करते हैं तो आ जाइए नीचे ऑप्शन डी में। इसमें क्या है कि भुआंग जो है वो खरवार जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र है। तो जी नहीं, भुआंग जो है वो याद रखिएगा संथालों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसका निर्माण जो है वो बेसिकली आपका लौकी का प्रयोग से किया गया था। बेसिकली भुआंग तथा केंद्रा जो है वो आपका संथालों का मुख्य वाद्य है, इसे याद रखिएगा। वहीं भुआंग जो है वो आपका एक तंतु वाद्य यंत्र है ना। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड के जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? तो जी हाँ, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, झारखंड जनजाति का सबसे बड़ा जो पर्व है वो है आपका सरहुल। कौन सा पर्व है? सरहुल पर्व है ना। वहीं आपका और इसमें क्या होता है कि इसे बेसिकली उरांव में खद्दी, संथाल में बा और आपका बरो एवं खड़िया जनजाति में जाकोर के नाम से भी जाना जाता है। यह आपका चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। कहा जाता है कि यह फूलों का त्यौहार है। यह आपका बसंत के मौसम में मनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि इस समय साल के वृक्षों पर नए फूल जो हैं वो खिलते हैं। साथ ही साथ इसमें गांव के पुजारी जो है वो गांव के हर घर की छत पर साल के फूल जो है वो रखते हैं। इसमें पुरोहित द्वारा सरना पर सरई के फूलों की पूजा जो है वो की जाती है तथा पाहन
उपवास जो है वो रखते हैं, इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि मुंडा भाषा निम्नलिखित में से कौन से भाषा समूह से संबंधित है। तो जी हाँ, अगर हम लोग मुंडा भाषा की बात करते हैं तो मुंडा भाषा जो है वो आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से संबंधित है। किससे? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा से संबंधित है ना। ये पार्ट आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके करंट अफेयर से, वहीं कुछ क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से कवर किए गए हैं। तो चलिए बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके पास कि एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन संभावित रूप से किस भारतीय राज्य को पानी की कमी वाले रेगिस्तान में बदल सकता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं पंजाब का बात, चलिए अगर हम लोग पंजाब के बारे में बात करते हैं तो पंजाब जो है वो आपका कृषि विद्यालय के एक नए शोध के अनुसार जलवायु परिवर्तन संभावित रूप से भविष्य में भारत के पंजाब को पानी की कमी वाले रेगिस्तान में बदल सकता है, इसका मैक्सिमम चांस है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि माउंट ब्राहा एक पर्वत समूह है जो भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं माउंट ब्राहा की, तो माउंट ब्राहा जो है वो आपका जम्मू और कश्मीर में स्थित है। चलिए इसको अगर हम डिटेल से समझते हैं तो देखिए, माउंट ब्राहा जो है वो भारत के जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ हिमालय में स्थित एक पर्वत समूह है, जो आपका किश्तवाड़ शहर के पूर्व में और आपका हिमाचल प्रदेश की सीमा के करीब स्थित है। वहीं इसमें और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं तो इसमें बेसिकली एक भारतीय टीम ने 6416 मीटर की ऊंचाई पर स्थित माउंट ब्राहा एक के शिखर पर सफलतापूर्वक जो है वो पहुंचकर इतिहास रच दिया है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एज यू लाइक इट पुस्तक के लेखक कौन है। तो जी हाँ, एज यू लाइक इट पुस्तक के लेखक जो है वो आपके विलियम शेक्सपियर है, इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF द्वारा प्रकाशित ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान था। बताइए भारत का कौन सा स्थान था। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसके बारे में समझते हैं तो इसको डिटेल से समझिए। अगर बात करते हैं हम लोग ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की, तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि आपका ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है उसमें आइसलैंड को शीर्ष स्थान यानी कि प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं अफगानिस्तान को अंतिम स्थान यानी कि 146वां स्थान जो है वो प्राप्त हुआ है। अगर हम लोग बात करते हैं भारत की, तो भारत में इसका रैंक जो है वो आपका 127वां रैंक जो है इसे प्राप्त हुआ है। कौन सा रैंक? 127वां रैंक। पहले नंबर पे कौन है? तो वो है आपका आइसलैंड। लास्ट नंबर पे कौन है? तो वह है आपका अफगानिस्तान। कितने नंबर पे है, कितना कौन से रैंक पे आता है? तो ये आपका 146वां रैंक पे आता है। भारत आपका 127वां रैंक पे आता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि गीतांजलि श्री को उसकी किस पुस्तक के लिए प्रतिष्ठित मैन बुकर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। तो जी हाँ, उस बुक का नाम था टॉम ऑफ स्टोन। अगर हम लोग इसको डिटेल से समझते हैं तो याद रखिएगा कि गीतांजलि श्री मैन बुकर पुरस्कार जो है वो जीतने वाली भारत की पहली लेखिका जो है वो बनी है। इनका पुस्तक जो है ये आपका मूल रूप से हिंदी में जो है वो आपका रेत की समाधि है। याद रखिएगा, यहाँ पे टॉम ऑफ स्टोन है, इसका हिंदी नाम है रेत की समाधि नामक पुस्तक जो है वो प्रकाशित हुई थी, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद जो है वो आपका डेजी रॉकवेल ने किया था, टॉम ऑफ स्टोन। ठीक है, वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो सही है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो मिस्र की राजधानी आपका विक्टोरिया नहीं बल्कि कौन सा है, तो वह है आपका काहिरा। और आपका फ्रांस की राजधानी जो है वो आपका पेरिस है। और वहीं फिनलैंड की राजधानी जो है वो आपका हेलसिंकी है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डेनमार्क की राजधानी जो है वो आपका कोपेनहेगन है ना, तो इसे आप याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका निम्न में से किस देश की मुद्रा डॉलर नहीं है। डॉलर नहीं है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो आपका वेनेजुएला जो है ना, वेनेजुएला की मुद्रा जो है वो आपका डॉलर नहीं है, बल्कि यहाँ का मुद्रा जो है वो आपका बोलीवर है। वहीं बाकी आपका न्यूजीलैंड हो गया, फिजी हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन सारा का मुद्रा जो है आपका डॉलर है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, यानी कि यहाँ पे कोई एक भाषा जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है संविधान के अंदर। तो जी हाँ, वो भाषा है आपका अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। वहीं आपका डोगरी हो गया, मणिपुरी हो गया, मैथिली हो गया, इस तरह के टोटल 21 भाषा को जो है ना आपका संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास यहाँ पे जो कथन दिए हुए हैं आपको विचार करना है, सही उत्तर को चयन करना है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो आप फर्स्ट में देखिए, पहला आपके पास कि असम, भूटान और बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। तो जी हाँ, बिल्कुल लगा हुआ है। वहीं आपका पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। जी हाँ, लगा हुआ है। वहीं मिजोरम जो है आपका बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। तो जी हाँ, बिल्कुल लगा हुआ है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी कथन जो है आपके सत्य हैं। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। किया गया है नहीं किया गया, आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो पहला आपके पास है कि अजंता की चित्रवली गुप्तकालीन बौद्ध कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। तो जी नहीं, ये भी आपका गलत है। वहीं आपका समुद्रगुप्त को सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। जी नहीं, ये भी आपका गलत है। दैट मीन्स सही कथन आपका क्या है कि चंद्रगुप्त प्रथम का दरबार जो है वो आपका नवरत्न से अलंकृत था। ये कथन आपका जो है वो सही है। इसलिए आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका सही हो जाएगा कि 1 और 3 जो है आपका गलत है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो आपके यहाँ पे कुछ रचना और उसके रचनाकार दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे अगर देखिए आप तुजुक ए बाबरी के रचनाकार जो है वो आपके बाबर है, ये सही है। बाकी का जितना भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है बी सी और डी, ये तीनों का तीनों जो है आपका गलत है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपके पास कुछ कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है इसमें से, ठीक है, कि कौन सा कथन है जो आपका सही है। देखिए पहला आपके पास है कि आपका रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो जी नहीं, ये आपका गलत कथन है। इसमें क्या हो जाए कि आपके वारेन हेस्टिंग्स जो हैं उनको 1974 में बंगाल का प्रथम गवर्नर नियुक्त किया गया था। वहीं 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का सर्वप्रथम गवर्नर बनाया गया था। दैट मीन्स बी ऑप्शन जो सेकेंड ऑप्शन जो है इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। कूट के अनुसार अगर हम देखें तो केवल 2 जो है इसमें सही है, बाकी 1 जो है वो आपका गलत है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट पब्लिकेशन एसोसिएशन से संबंधित थे। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि वो है आपके भगत सिंह। चलिए इसके बारे में अगर डिटेल से समझते हैं तो इसमें याद रखिएगा कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना जो है वो आपका दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में 1928 में आपका चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा की गई थी, इसे याद रखिएगा। इसमें आपके मेन रोल जो था आपका भगत सिंह के अलावा विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगवती चरण बोहरा एवं सुखदेव आदि जो थे इसमें सम्मिलित थे, इसे याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में आपके पास संविधान सभा की समिति दिया हुआ है और सूची 2 में आपका वहाँ के अध्यक्ष दिए हुए हैं। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मूल अधिकार का, तो मूल अधिकार जो है वो आपका अध्यक्षता है इसके सरदार पटेल। वही नेक्स्ट आपके पास संचालन का, तो संचालन के आपके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। थर्ड में आपका है संघ शक्ति के आपके हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। लास्ट बची आपके पास प्रारूप समिति के आपके हैं BR अम्बेडकर। दैट मीन्स कूट के अनुसार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए डी का 1 यहाँ से पीछे से भी आपका 1 में ही दिया हुआ है। दैट मीन्स इसका ए आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। बताइए कब बनाया गया था। तो जी हाँ, अगर हम लोग देखते हैं सिक्किम को, तो सिक्किम को 35वें संशोधन यानी कि 72 के दौरान भारत के एसोसिएट स्टेट के रूप में शामिल किया गया था। तो इसे याद रखिए किस संशोधन के अनुसार, तो वह आपका 35वें संशोधन के अंतर्गत। जबकि आपका 1975 में 36वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के 22वें राज्य के रूप में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा कब प्राप्त हुआ है, 1975 को 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन सा राज्य है ये आपका 22वां राज्य है, इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि संविधान सभा के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। तो जी हाँ, अनुच्छेद 25 में सिखों को अपने धार्मिक प्रतीक कृपान धारण करने का अधिकार जो है वो माना गया है। किसमें, अनुच्छेद 25 में, इसे याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है। बताइए। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं 10वीं अनुसूची की, तो 10वीं अनुसूची जिसे दल बदल
विरोधी कानून के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा किस अनुसूची को, तो 10वीं अनुसूची को दल बदल विरोधी कानून के नाम से जाना जाता है और इसको वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से पारित किया गया था। याद रखिएगा कौन सा संविधान संशोधन के अधीन, तो यह है आपका 52वें संविधान के अनुसार ना। वहीं इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो यह किसी अन्य राजनीतिक दल के माध्यम से पारित किया गया तथा यह किसी अन्य राजनीतिक दल में दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान जो है वो निर्धारित करती है। इसे आप याद रखिएगा, ये सारा टॉपिक आपका रिलेवेंट है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि लवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार, मतलब सिफारिश के अनुसार इसमें क्या सही है, मतलब क्या इसमें मैच करता है। तो जी हाँ, अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो बेसिकली लवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार आपका जिला हो गया, ब्लॉक हो गया और ग्राम हो गया स्तर पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज जो है वो इसकी संस्थाओं का गठन जो है वो होना था। इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके अनुसार यही था। अगर हम लोग डिटेल्स में इसे समझते हैं तो आप इसमें याद रखिएगा कि भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वातानुकार या फिर शिल्पी जो है वो आपका बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे बलवंत राय, वहाँ पे ब छूट गया है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका बलवंत राय हो जाएगा ना। बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। अगर देखिए इसका नेतृत्व जो है वो भारत सरकार द्वारा 1957 में एक समिति गठित की गई थी। याद रखिएगा कब की गई थी, 1957 को। किसके द्वारा, तो आपका भारत सरकार के द्वारा गठित की गई थी। इस समिति के दौरान क्या था कि आपका लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और त्रिस्तरीय पंचायत जो कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ग्राम स्तर हो गया, ब्लॉक स्तर हो गया, जिला स्तर हो गया, इसमें आपकी सिफारिश की गई थी जो आगे चलकर भारत में पंचायती राज व्यवस्था का आधार बनी। इसे भी आप याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है। तो जी हाँ, हिंदू वृद्धि दर जो है वो आपका राष्ट्रीय आय से संबंधित है। और यहाँ पे जीडीपी भी दे तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से किसे महारत्न का दर्जा नहीं प्राप्त हुआ है। प्राप्त है नहीं हुआ है। तो जी हाँ, यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें जिसको महारत्न की दर्जा प्राप्त नहीं हुई है वो है आपका ऑल इंडिया लिमिटेड। अगर इसको हम लोग डिटेल्स में समझते हैं तो बात करते हैं 2022 की। 2022 की स्थिति के अनुसार ऑल इंडिया लिमिटेड नवरत्न कंपनी है, ना कि महारत्न कंपनी, ठीक है। यहाँ पे आपका महारत्न कंपनी क्वेश्चन में दिया हुआ है, जबकि ये आपका क्या है, नवरत्न कंपनी है, ठीक है। तो वर्तमान में आपके भारत में टोटल 11 महारत्न कंपनी है, वहीं आपका 13 जो है आपके नवरत्न कंपनियां हैं। तो इसे याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि अटल नवप्रवर्तन यानी कि इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है। बताइए किसके अधीन स्थापित किया गया है। तो जी हाँ, अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो हम लोग यहाँ पे अटल नवप्रवर्तन मिशन जो है वो आपका 2015 के नीति आयोग के अधीन जो है वो स्थापित की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य जो था वो आपका स्कूल, अनुसंधान संस्था और आपका औद्योगिक स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देने का बेहतर वातावरण बनाना था। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका नीति आयोग था ना, ठीक है। कब का था, तो 2015 का था। इसे भी याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो बेसिकली यहाँ पे देखिए आपका सूची 1 में दिया हुआ है सबसे पहले सर्व शिक्षा अभियान। तो इसकी शुरुआत जो है वो आपका कब हुई थी, तो ये आपका 2001 में हुआ था। वहीं आपका साक्षर भारत मिशन जो है वो आपका 2009 में हुआ था। वहीं आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है इसकी स्थापना आपका 1987 में हुआ था और आपका राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है वो आपका 1988 में हुआ था। डैट मीन्स कूट के अनुसार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए तो जी हाँ, कूट के अनुसार ए आंसर जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि वेटलैंड दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। देखिए वेटलैंड दिवस को इसमें पहले जानिए कि वेटलैंड दिवस जो है वो आपका वेटलैंड जो है वो आपका इंग्लिश नाम है। अगर हिंदी में हम लोग देखें तो इसे बोलते हैं आर्द्रभूमि बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है वेटलैंड, लेकिन वेटलैंड का मतलब क्या हो जाएगा, आर्द्रभूमि हो जाए। तो क्वेश्चन में अगर आपके पास आर्द्रभूमि दे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को आपका मनाया जाता है। वर्ष 2022 का विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम जो थी, आपको थीम याद रखना होता है क्योंकि कभी कभी थीम भी आपका एग्जाम में देता है ना। तो इसका थीम था कि लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि कार्यवाही, ये इसका थीम था। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का
डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है। तो जी हाँ, अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो वो हो जाएगा आपका 20 डीबी यानी कि 20 डेसिबल। चलिए इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें याद रखिएगा कि सामान्य परिस्थिति में वृक्षों के पत्तों का सरसराहट से जो है वो आपका 20 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। वहीं ध्वनि का मात्रक जो है वो आपका डेसिबल होता है, ये भी इसमें आप याद रखिएगा, हालांकि ये साइंस का क्वेश्चन है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में न्यूनतम है। देखिए अगर अधिकतम की बात करते हैं तो आपका गोंडवाना क्रम की चट्टान जो है वो अधिकतम है, लेकिन यहाँ पे न्यूनतम की बात हो रही है तो आपका हो जाएगा धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है वो सबसे न्यूनतम है। दूसरा में आपका कुडप्पा है, तीसरा में आपका बिंदवन है और चौथा में आपका धारवाड़ है। तो इसे आप याद रखिएगा। वहीं कभी हो सके ऐसा कि आपके पास आरोही क्रम या फिर अवरोही क्रम में इसको अरेंज करने के लिए दे दे तो आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइए ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। पृथक का मतलब होता है अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल जो है वो किसको पृथक करता है। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा कि 10 डिग्री चैनल जो है ना वो आपका अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है। याद रखिएगा ना, किसे अलग करता है, तो अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। साथ ही साथ अंडमान व निकोबार जो है वो आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह है। कहाँ पे स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित 2 द्वीप समूह है। वहीं आपका अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर जो है वो आपका पलयान यानी कि सेडल पीक है। याद रखिएगा, पलयान को क्या बोलते हैं, सेडल पीक बोलते हैं, जो इसका क्या है, सर्वोच्च शिखर है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं। देखिए मैं आपको इससे पहले की भी क्लास में यानी कि झारखंड के सामान्य अध्ययन में भी इस तरह के क्वेश्चन को कराई हूँ, उसे प्लीज़ समराइज ज़रूर कर लीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए आपके पास दामोदर दिया हुआ है, एक होता है दामोदर और दूसरा कौन सा नदी था, गोदावरी था। तो यहाँ पे दामोदर दिया हुआ है। दामोदर की सहायक नदियाँ आपसे पूछा गया है। तो जी हाँ, दामोदर की सहायक नदियाँ जो है वो आपकी बराकर हैं, वहीं आपका जमुनिया है और कोनार है। इंद्रावती जो है वो आपका दामोदर की सहायक नदियाँ नहीं हैं, बल्कि ये जो है वो आपकी गोदावरी की सहायक नदियाँ है, इसे याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे बराकर और आपका क्या क्या दिया हुआ है, बराकर, जमुनिया और कोनार दिया हुआ है, प्रमुख सहायक नदियाँ है ना। देखिए दामोदर नदी का उद्गम स्थल जो है वो आपका छोटा नागपुर पठार, जिसे चूल्हा पानी कहा जाता है, वहाँ से हुआ है। यह झारखंड की सबसे लंबी और सबसे बड़ी सर्वाधिक प्रदूषित नदी है ना, इसे याद रखिएगा। सबसे बड़ी भी है, सबसे लंबी भी है और सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्रदूषित भी है ना। इसे बंगाल की शोक कहा जाता है, इसे याद रखिएगा ना कि बंगाल की शोक कहे जाने वाली नदी कौन सी है, तो वो है आपकी दामोदर नदी। याद रखिएगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। बताइए भाखड़ा नांगल संयुक्त किसका संयुक्त परियोजना है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो भाखड़ा नांगल जो है आपका एक बहुउद्देशीय परियोजना है। याद रखिएगा क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना है। यह आपका पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त योजना है ना। याद रखिएगा किसकी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। वहीं इसके तहत भाखड़ा और नांगल के पास सतलज नदी पर 2 बांधों का निर्माण जो है वो किया गया है, इसे भी आप याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सूर्य ग्रहण कब होता है। बताइए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं सूर्य ग्रहण का तो याद रखिएगा कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, जिससे सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता, और इस स्थिति में केवल प्रतिपाद यानी कि न्यू मून डे होता है, या इसे बोल सकते हैं अमावस्या की होती है। ठीक है, दैट मीन्स ये आपका किस दिन होता है सूर्य ग्रहण, तो ये आपका अमावस्या के दिन या फिर प्रतिपाद न्यू मून डे के दिन होता है ना। जबकि आपका चंद्र ग्रहण जो है वो हमेशा पूर्णिमा को होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है, पूर्णिमा को होता है। और आपका सूर्य ग्रहण कब होता है, तो ये आपका अमावस्या में होता है ना, याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपके पास सूची 1 में नाभिकीय शक्ति केंद्र दिया हुआ है, उसका राज्य दिया हुआ है। सबसे फर्स्ट में हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो सबसे फर्स्ट में आपका क्या दिया हुआ है, कोटा दिया हुआ है। कोटा को आपको रावत भाटा भी बोलते हैं, याद रखिएगा। कोटा को रावत भाटा नाभिकीय संयंत्र बोलते हैं। तो कोटा नाभिकीय संयंत्र जो है वो आपका कहाँ है, राजस्थान में स्थित है। वहीं तारापुर नाभिकीय संयंत्र जो है वो आपका महाराष्ट्र में स्थित है। और आपका वहीं आपका काकरा नाभिकीय संयंत्र जो है वो आपका गुजरात में है ना, याद रखिएगा, माफ कीजिएगा गलती हो गया था। वहीं नरोरा जो है ना वो आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इसके अलावा एक और आता है आपका कैगा नाभिकीय संयंत्र, और
नेविगेशन यंत्र इसमें नहीं दिया हुआ, लेकिन आप याद रखिएगा, कभी हो सकता है कि ये पूछ दे। ये आपका कर्नाटक में स्थित है ना, तो आपका देखिए सुमेलित के अनुसार बी जो है ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास कि सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन जरूर से जरूर आएगा, तो प्लीज इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन में अगर आपको 1 से 2 ऑप्शन भी पता होगा ना, तो आप बहुत आसानी से कूट की सहायता से क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसलिए प्लीज इस तरह के क्वेश्चन को मैं बार बार बोलती हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, अच्छे से स्टडी कीजिएगा। 1 से 2 क्वेश्चन का आंसर यानी कि 1 से 2 ऑप्शन का भी आपको पता होगा, तो आप बहुत आसानी से इसमें बना सकते हैं। देखिए हम लोग सबसे फर्स्ट में यहाँ देखते हैं, सबसे फर्स्ट में आपके पास क्या दिया, तो जी हाँ आपके पास है क्यूसेक। क्यूसेक का क्या हो जाएगा, तो क्यूसेक का हो जाएगा आपका प्रवाह की दर। क्या होता है ये, प्रवाह की दर होता है। वही बाइट, बाइट किससे रिलेटेड होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट आपका रिएक्टर दिया, रिएक्टर किससे रिलेटेड होता है, आपका भूकंप की तीव्रता से रिलेटेड होता है। वहीं बार जो है वो आपका दाब से रिलेटेड होता है। आ जाइए ऑप्शन पे, आपका ए का 3 जो है यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो डी का 1 जो है वो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको 2 का भी आंसर पता है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो डी का 1 जो है सिर्फ 1 में है, वहीं आपका ए का 3 जो है सिर्फ 1 में है। दैट मीन्स आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप कूट की सहायता से 1 से 2 आंसर भी आपको पता होगा ना, तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होता है। देखिए आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं तो लिफ्ट द्वारा त्वरित गति से ऊपर जाने के क्रम में व्यक्ति को अपना भार जो है वो बढ़ने का आभास होता है। इसके ठीक विपरीत यानी कि ऑपोजिट हम लोग देखते हैं, तो लिफ्ट द्वारा नीचे की ओर जब आप आते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे हमारे भार में कमी हो रहा है, इस तरह से आपका अनुभव होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस दशा में आपका त्वरण जो होता है वो ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव होता है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रहा होता है तब हमको अपने भार में क्या लगता है कि उसमें बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि अधिकतम मालूम पड़ती है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि, बताइए क्यों चलता प्रतीत होता है। तो जी हाँ, इसे आप ध्यान से समझिएगा। होता क्या है कि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो है वो बहुत छोटा होता है, साथ ही साथ उसका विवर्तन भी होता है ना, वो भी बहुत छोटा होता है, जो हमारी आंखों तक नहीं दिखाई दे सकती है। इसीलिए होता क्या है कि प्रकाश हमें सीधी रेखा में चलती हुई प्रतीत होती है। तो किस कारण से होता है, तो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है। तरंग दैर्घ्य के साथ साथ क्या छोटा होता है, तो इसका विवर्तन भी जो होता है वो बहुत छोटा होता है, याद रखिएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। तो देखिए अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो आप याद रखिएगा कि पानी में जब भी नमक मिलाया जाता है ना, तो जैसे ही उसमें अशुद्धि मिल जाती है तो इसके बाद क्या होता है कि उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, जबकि अपद्रव्यों को मिलाने से सामान्यतः गलनांक जो है वो कम हो जाता है। दैट मीन्स क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है और जमाव जो है वो घट जाता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। यहाँ पे जमाव की जगह पे अगर आपके पास गलनांक भी दिया रहेगा तो आप उसे याद रखिएगा। ठीक है, वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि विद्युत मोटर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपके पास 4 कथन दिए, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो याद रखिएगा, होता क्या है कि विद्युत मोटर जो होता है वो आपका विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलता है। इसका मतलब क्या है कि इसका कार्य जो होता है वो डायनेमिक के विपरीत होता है। क्या होता है, डायनेमो के विपरीत होता है। इसमें क्या होता है कि आपका आर्मेचर जो है आपको कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है, जिससे विभिन्न मशीनें जो है वो चलाई जाती है। इसे याद रखिएगा। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जी हाँ ऑप्शन सी इसका हो जाएगा कि यह विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलती है। साथ ही साथ क्या करता है कि इसमें आर्मेचर की कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह चुंबक क्षेत्र में घूमती है, जिससे क्या होता है कि विभिन्न मशीनें जो है वो चलती हैं। इसे भी आप इसमें याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सुमेलित कीजिए। यहाँ पे कुछ आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी कि आविष्कारक आविष्कार दिया हुआ है, आपको कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले दिया हुआ है इसमें जॉन गुटेनबर्ग। जॉन गुटेनबर्ग आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपके प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड है। वहीं आपका डब्ल्यू के रोएंटगेन का क्या हो जाएगा, तो जी हाँ इसका आपका हो जाएगा एक्सरे। आपका नेक्स्ट में आपके पास माइकल फैराडे है, तो जी हाँ माइकल फैराडे बिल्कुल आपका डायनेमो हो जाएगा। वहीं अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का आपका हो जाएगा टेलीफोन। आते हैं
कूट में, तो कूट के अनुसार यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो जी हाँ यहाँ पे देख सकते हैं, हाँ डी आप पे आता है ना, डी इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे आपके पास धातु और उसके गुणधर्म दिए हुए हैं, आपको बताना। देखिए माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे सोसी हो गया ना, यहाँ पे आपका सीसा होगा, क्या होगा, सीसा होगा ना। तो सीसा जो होता है वो ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है, जी हाँ। वहीं पारा जो होता है वो कमरे के ताप पर द्रव होता है, चांदी जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, और सोडियम को आप चाकू से आसानी से काट सकते हैं। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आ जाइए ऑप्शन पे। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन के अनुसार थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए सीसा का क्या है, 3 है, दैट मीन्स ए का 3 हो जाएगा। बी का यहाँ पे 2 होना चाहिए था, बी का क्या होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था। वहीं अगर हम लोग सी का देखते हैं तो सी का यहाँ पे 1 होना चाहिए था, सी का क्या होना चाहिए था, 1, और डी का क्या होना चाहिए था, 4। तो आपका कूट के अनुसार या फिर अगर अपोजिट में भी देखते हैं तो आपका ये आंसर जो है इकलौता आंसर है, और आगे से भी एक आपका इकलौता आंसर है जो आपका सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, बताइए देख करके। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो देखिए आपके पास सबसे पहले सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल दिया हुआ है। तो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल तथा बर्फ का गलन जो है वो आपका एक तरह का भौतिक परिवर्तन होता है, जबकि दूध का स्कंदन जो होता है वो आपका, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, आस्कंदन हो गया, यहाँ पे आ नहीं होगा ना, स्कंदन, यहाँ पे आधा स्कंदन होगा ना, यहाँ पे आ नहीं होगा। तो दूध का स्कंदन जो होता है वो आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। दैट मीन्स केवल C3 जो है इसका करेक्ट आंसर, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ग्रेफिन क्या होता है, बताइए ग्रेफिन क्या होता है। तो देखिए अगर हम लोग ग्रेफिन के बारे में जानते हैं तो याद रखिएगा कि ग्रेफिन जो है ना एक अणु की मोटाई वाला सामान्य कार्बन की एक पतली परत होती है, जिसके नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुप्रयोग जो है वो किया जाता है, या फिर अनुप्रयोग जो है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है ना। इसके अलावा आप याद रखिए कि अगर आपके पास दे दें कि ये आपका कार्बन की पतली परत होती है तो याद रखिएगा, तो जी हाँ ये आपका कार्बन की पतली परत होती है ना, याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है, बताइए हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या होता है। तो जी हाँ वो होता है आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन जो होता है वो आपका हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह उपयोग किया जाता है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, अगर हम लोग विस्फोटक की तरह बात करते हैं तो आ जाइए यहाँ ऑप्शन नंबर डी में। ये क्या है आपका, नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग जो है वो आपका एक विस्फोटक के तरल पदार्थ के रूप में जो है उपयोग किया जाता है, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो आपके पास दिया हुआ है पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड को आप सफ़ेद ठोस पोटेशियम ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं। इसका उपयोग जो है वो आपका फोटोग्राफी में किया जाता है। वहीं आपका पोटेशियम नाइट्रेट दिया हुआ है। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग जो है वो आपका बारूद बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट आ जाइए पोटेशियम सल्फेट में। पोटेशियम सल्फेट का उपयोग जो है वो आपका उर्वरक में किया जाता है। और आपका मोनोपोटेशियम टार्ट्रेट का उपयोग जो है वो आपका बेकरी में किया जाता है। टा के ऊपर र हो जाएगा ऐसा ना, टार्ट्रेट के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग जो है वो आपका बेकरी के रूप में किया जाता है। दैट मीन्स अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ देखिए ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि उस तकनीकी का क्या नाम है जिसमें किसी जीव का डीएनए बदला जा सकता है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जी हाँ, अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे जीनोम एडिटिंग, तो जीनोम एडिटिंग जो है वह तकनीकी है जिसमें किसी जीव के डीएनए को बदला जा सकता है और यह आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव से अलग होता है। याद रखिएगा क्या होता है, यह आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव से अलग होता है ना, याद रखिएगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो पादप कोशिका जो है वो जंतु कोशिका से इस प्रकार भिन्न होता है क्योंकि पादप कोशिका का बाह्य आवरण जो है वो कोशिका भित्ति कहलाता है, जो कि हरे पौधे में मुख्यतः सेलुलोज से बना होता है। जबकि होता क्या है कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति जो है वो नहीं होती है, इसकी अभाव होती है, जिसके कारण आपका जंतु पादप कोशिका जो है वो जंतु कोशिका से अलग होता है क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति होती है और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ये आपका एक बहुत मेजर इसमें डिफरेंस होता है।
वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन से, यहाँ पे कुछ दिए हुए आपको बताना है कि इसमें से कौन सुमेलित है। माफ़ कीजिएगा आपका एक लाइन से ऐसे मैं अलग अलग नहीं दी हूँ, लेकिन आप इसमें समझिएगा। सुमेलित जो नहीं है आपका, देखिए अगर हम लोग बायो 902 का बात करते हैं तो ये आपका सरसों का काइक्लोन होता है। क्रायोसोप जो है वो आपका माहौल नियंत्रण होता है। वही नील हरित शैवाल जो है वो आपका जैव उर्वरक होता है। जबकि आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा तो एजोटोबैक्टर जो होता है वो आपका जीव का कीटनाशी नहीं होता है ना। तो इसमें आप याद रखिएगा कि एजोटोबैक्टर जो है वो आपका एक प्रकार का जीवाणु है जिसकी महत्वपूर्ण कार्य जो है वह आपका नाइट्रोजन उपलब्धता में होता है। वहीं यह मृदा में स्वतंत्र रूप से रहकर असहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण करता है जिसे पौधे अपनी वृद्धि एवं विकास में उपयोग करते हैं ना, याद रखिएगा। इसीलिए आपका डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है। बताइए, तो सभी को पता होगा ओ जो है वो आपका रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता है क्योंकि इसमें कोई भी प्रतिजन नहीं होता है तथा इसका रुधिर जो है वह सभी वर्गों की व्यक्तियों को चढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये सभी व्यक्तियों से जो है वो ले नहीं सकता है ब्लड ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि आयोडीन युक्त नमक प्रयोगी होता है क्योंकि यह, बताइए किस कारण से आयोडीन नमक प्रयोगी होता है। तो जी हाँ, याद रखिएगा कि आयोडीन युक्त नमक का सेवन थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोगी होता है। किसमें होता है, तो थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोगी होता है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि शरीर में इसकी कमी से थायराइड ग्रंथि में वृद्धि जो है वो होती है। और इसे अगर आप खाइएगा तो इसमें आपका थायराइड ग्रंथि जो है वो उसमें वृद्धि नहीं होगी बल्कि वो आपको होगा ही नहीं ना, इसलिए आपका सी आंसर जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए आपके पास सबसे पहले दिया हुआ है दारछा शर्करा। दारछा शर्करा जो है वो आपका हो जाएगा ग्लूकोज। वही नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है फल शर्करा। फल शर्करा का आपका हो जाएगा फ्रक्टोज। और वहीं आपका दुग्ध शर्करा का आपका हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे द्राक्षा शर्करा का ग्लूकोज होगा ना, यहाँ पे ग्लूकोज यहाँ पे दिया हुआ है ना। वहीं फल शर्करा का तो ये तो आपका सही है, जी हाँ ये सही है फ्रक्टोज। वहीं दूध शर्करा का क्या हो जाएगा, तो ये आपका लैक्टोज हो जाएगा ना, दूध शर्करा का यहाँ पे लैक्टोज हो जाएगा, ठीक है। वहीं चीनी का क्या हो जाएगा, तो चीनी का आपका हो जाएगा सुक्रोज। और नेक्स्ट आपका बच गया स्टेविया। स्टेविया का आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्राकृतिक स्वीटनर हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन में देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो जी हाँ आ जाइए यहाँ ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका इकलौता करेक्ट आंसर है क्योंकि यहाँ पे ए का 4 जो है सिर्फ एक ही में दिया हुआ है। ए का 4 एक के अलावा, सी के अलावा और किसी में भी नहीं दिया हुआ है। तो इस तरह का आपका बाय लक क्वेश्चन आ जाए कि आपको किसी एक का आंसर पता है और वही आंसर आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, तब तो समझिए कि मतलब कोई फिर दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन हाँ मैक्सिमम चांस होता है कि अगर आपको 1 से 2 ऑप्शन पता होगा ना तो आप क्वेश्चन को गलत नहीं कीजिएगा। आपका 100 में 99% चांस है कि वो क्वेश्चन आपका सही हो ही जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे आपके पास सूची 1 में उत्पाद दिया हुआ है और सूची 2 में उसका स्रोत दिया हुआ है। फर्स्ट में हम लोग देखते हैं तो आपका अफीम दिया हुआ है। अफीम जो है वो आपका क्या होता है, तो जी हाँ अफीम आपका एक फल होता है ना। वहीं हींग, हींग क्या होता है, तो हींग आपका जो है वो आपका जड़ होता है। नेक्स्ट आपका रबर, रबर कैसे बनता है, तो रबर जो है वो आपका तना से बनता है। वहीं नेक्स्ट आपके पास कुनैन दिया हुआ है। कुनैन क्या होता है, तो आपका छाल होता है ना। दैट मीन्स ऑप्शन में आ जाइए, तो जी हाँ ऑप्शन में यहाँ पे देख सकते हैं। आपका यहाँ पे कोई दिमाग नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे पीछे आगे से भी देखिएगा तो यहाँ पे ए का 3 जो है 2 में दिया हुआ है और डी का 1 भी जो है 2 में दिया हुआ है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या है, आपका बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित किए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए आपके पास सूची 1 में आपके पास रेडियो समस्थानिक दिया हुआ है, वहीं सूची 2 में आपके पास निदान सूचक उपयोग दिया हुआ है। अगर हम लोग सबसे फर्स्ट में देखते हैं तो आपके पास दिया हुआ आर्सेनिक 74। आर्सेनिक 74 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ट्यूमर की पहचान के लिए हो जाएगा। वहीं आपका नेक्स्ट दिया हुआ है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 जो है वो आपका कैंसर के लिए हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा यहाँ पे कैंसर सिर्फ हो गया ना, यहाँ पे कैंसर होगा, ठीक है, कैंसर के लिए हो जाएगा। वहीं हम लोग देखते हैं आयोडीन 131। तो आयोडीन 131 जो है आपका थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए हो जाएगा। साथ ही साथ सोडियम 24 जो है वो आपका किसमें हो जाएगा, तो रक्त व्यतिक्रम के लिए हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन में आते हैं तो जी हाँ ऑप्शन में यहाँ पे देख सकते हैं बी ऑप्शन में आ जाइए, तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आपका इकलौता करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो भी आगे से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से जो है आपका कि कंप्यूटरों के संदर्भ में कंपैटिबिलिटी का अर्थ
क्या होता है, बताइए क्या होता है इसका अर्थ। तो जी हाँ, अगर हम लोग देखते हैं तो कंप्यूटर के संदर्भ में कंपैटिबिलिटी, जिसका हिंदी मतलब होता है सुसंगता, याद रखिएगा। अगर यहाँ पे कंपैटिबिलिटी की जगह पे आपके पास सुसंगता दे दे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, जिसका अर्थ होता है कि वह सॉफ्टवेयर उस कंप्यूटर पर चलने या फिर ऑपरेट होने में सक्षम है। दैट मीन्स का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जी हाँ, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि गणना यंत्र अबेकस का आविष्कार किसने किया, बताइए किसने किया। तो जी हाँ, अबेकस का आविष्कार जो है वो आपका चीन ने किया, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि डिजिटल भुगतान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आपके पास 2 कथन दिया हुआ है, आपको इसके अनुसार बताना है कि कौन सा कथन जो है आपका सही है। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं भीम का फुल फॉर्म आपका होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। इसमें क्या होता है कि ये आपका एक यूपीआई आधारित भुगतान इंटरफेस होता है। इसमें क्या होता है कि जो आपका एकल पहचान, जैसे आपका मोबाइल नंबर हो गया या फिर आपका नाम के प्रयोग द्वारा रियल टाइम में धन जो है वो स्थानांतरित करने में संभव बनाता है। वहीं भीम ऐप में प्रमाणिक, जो आपका सेकंड में देख रहे हैं, प्रमाणिक या फिर सत्यापन के लिए 3 स्तर होते हैं। इसके विपरीत यहाँ पे जब आपके पास चिप पिन डेबिट दिया हुआ है तो चिप पिन डेबिट कार्ड में प्रमाणिक के केवल 2 घटक होते हैं। इसीलिए आपका इसमें कौन सा ऑप्शन, यहाँ पे आप ऑप्शन ए में देख सकते हैं, ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, केवल 1 सही है और आपका 2 जो है आपका बी जो है वो आपका गलत है इसमें ना, क्योंकि इसमें 4 घटक नहीं बल्कि 2 घटक होते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या होता है, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो आपका अर्थमेटिक, जिसको अर्थमेटिक भी बोलते हैं, एंड लॉजिक यूनिट यानी कि ALU गणितीय संक्रियाएं के साथ साथ तुलनाएं भी करती है। दैट मीन्स यहाँ पे गणितीय संक्रियाओं को पूरा करती है और तुलनाएं भी करती है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 1 और 3 सही है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लैपटॉप का डिफ़ॉल्ट फॉल्टिंग डिवाइस कौन सा है, बताइए। तो जी हाँ, लैपटॉप का डिफ़ॉल्ट फॉल्टिंग डिवाइस जो है वो है आपका टच पैड है ना। कौन सा है, टच पैड है। अगर हम लोग यहाँ पे टच पैड की बात करते हैं तो टच पैड जो है ना आपका एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग ना माउस के स्थान पर हो सकता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, OCR का पूर्ण रूप होता है, बताइए OCR का पूर्ण रूप क्या होता है। तो जी हाँ, OCR का पूर्ण रूप आपका होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है। दैट मीन्स का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि किसी व्यक्ति के उंगलियों के निशानों के आधार पर एक्सेस या फिर बोल सकते हो प्रवेश नियंत्रण का एक उदाहरण है, बताइए का उदाहरण क्या है। तो जी हाँ, इसका उदाहरण जो है वो आपका है जीवीके बायोमेट्रिक्स पहचान है। इसका मतलब क्या है आपका, जीवीके बायोमेट्रिक्स पहचान है और ये आपका एक सर्वोच्च उदाहरण जो है इसका है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वतः पूर्ण है और रोम में रहता है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो आपका एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम दिया हुआ है। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपका डिवाइस में स्वतः पूर्ण और आपका रोम में भी रहता है। एम्बेडेड प्रचालन तंत्र यानी कि एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपका कार्य जो है वो होता है कोड को निष्पादित यानी कि एग्जीक्यूट करना और उपकरणों यानी कि डिवाइस को अपने कार्य करने की अनुमति देता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कौन एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, बताइए। GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन था, देखिए GUI का फुल फॉर्म होता है आपके पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। अब इसका आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका कौन सा है, विंडोज़ है। कौन सा है, विंडोज़ है, इसे याद रखिएगा ना। वहीं अगर इसमें देखते हैं तो आपका ये आपका GUI जो है वो आपका एक प्रकार का यूज़र इंटरफेस है। क्या है, एक प्रकार का यूज़र इंटरफेस है जिसमें आपका ग्राफिकल तत्व होते हैं, जैसे आइकॉन हो गया, बटन हो गया, इस तरह की चीज़ें इसमें होते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि Y2K नई शताब्दी की एक समस्या थी जो संबंधित थी, बताइए किससे संबंधित थी। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो Y2K नई शताब्दी की एक समस्या थी जो आपका कंप्यूटर से संबंधित थी। किससे संबंधित थी, कंप्यूटर से संबंधित थी और यह वर्ष 2000 की समस्या थी। याद रखिए कब की समस्या थी, तो वर्ष 2000 की समस्या थी ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि OLAP का अर्थ होता है, बताइए OLAP का क्या अर्थ होता है। तो जी हाँ, OLAP या फिर बोल सकते हो OLAP का अर्थ जो है वो आपका ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग होता है। क्या होता है, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग होता है ना, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यह आपका एक व्यवसाय इंटेलिजेंस की व्यापक श्रेणी का एक हिस्सा होता है जिसमें आपका रिलेशन डेटाबेस हो गया, वहीं रिपोर्ट
लेखन हो गया और आपका डेटा माइनिंग भी इसमें शामिल होते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कोडेक संबंधित है। बताइए कोडेक किससे संबंधित है? तो जी हाँ, अगर हम लोग कोडेक की बात करते हैं तो कोडेक जो है आपका सरल शब्दों में बोल सकते हैं तो आपका कोडर डिकोडर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है ना, क्या है, कोडर डिकोडर से संबंधित है, जो कि एक तरह का क्या है, प्रोग्राम है। वहीं इसमें क्या होता है कि जिसे किसी भी डिजिटल मीडिया को इनकोड या फिर डिकोड करने में प्रयोग किया जाता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि लैन से जुड़ी हुई कंप्यूटर, लैन से जुड़ा हुआ कंप्यूटर कौन सा होता है? तो जी हाँ, लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़ा कंप्यूटर उस लैन से जुड़े अन्य कंप्यूटरों के साथ इंफॉर्मेशन या फिर पेरिफेरल्स उपकरणों को साझा करता है ना। तो इसका डैट मीन्स सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि SMPS का विस्तारित रूप होता है। बताइए SMPS का विस्तारित रूप क्या होता है? तो जी हाँ, SMPS का विस्तारित रूप जो है वो आपका होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाइड। क्या होता है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई होता है ना। इसमें क्या होता है कि SMPS उस शक्ति परिवर्तकों को कहते हैं जिसमें आपका पावर कन्वर्जन के लिए किसी स्विच को उच्च आवृत्ति यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी पर ऑन या फिर ऑफ किया जाता है, यानी कि चालू और बंद किया जाता है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि ब्लूटूथ तकनीकी अनुमति देता है। बताइए ब्लूटूथ तकनीकी किस चीज़ की अनुमति देता है? तो जी हाँ, ब्लूटूथ तकनीकी जो है वो आपका अनुमति देता है कि उपकरणों के बीच वायरलेस संचार का ना। चलिए अगर डिटेल्स में इसको समझते हैं तो आप इसमें याद रखिएगा कि ब्लूटूथ टेक्निक जो है उसका विकास सर्वप्रथम वर्ष 1994 में आपका हार्टसन ने किया था। किसने किया था? हार्टसन ने किया था। कब किया था? 1994 में किया था। ब्लूटूथ जो है वो आपका वायरलेस संचार का प्रोटोकॉल है। इसमें आपका रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। वहीं मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और आपका संगणक, प्रिंटर, डिजिटल कैमरा जैसे उपकरण इसके माध्यम से जुड़कर जानकारी का विनिमय जो है वो कर सकते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वह प्रक्रिया सामग्री सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट सर्च करने देता है कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है? तो जी हाँ, वो आपका कहलाता है ब्राउज़र। क्या कहलाता है? ब्राउज़र कहलाता है। इसे याद रखिएगा। अगर डिटेल्स में समझते हैं तो देखिए आपका वेब ब्राउज़र वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचना संचालन यानी कि इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज को प्राप्त करने व इंटरनेट सर्फ करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन है, जिसका इस्तेमाल जो है वो आपका इंटरनेट ब्राउज़ करने के लिए किया जाता है। वहीं इसका प्रमुख ब्राउज़र जो है वो आपका गूगल क्रोम हो गया, ओपेरा हो गया और आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया ना। इसका कुछ ब्राउज़र है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि किसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में Ctrl+A और Ctrl+U दबाने का क्या प्रभाव पड़ता है? तो जी हाँ, अगर हम लोग किसी भी पेज में Ctrl+A और Ctrl+U दबाते हैं तो दस्तावेज पे क्या होता है कि सभी टेक्स्ट जो है वो आपके अंडरलाइन हो जाते हैं। क्या होते हैं? सभी टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाते हैं। दैट मीन्स इसका ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा ना। यह हमें टाइपिंग हो गया, एडिटिंग हो गया, फॉर्मेटिंग और प्रिंटिंग की सुविधा प्रदान जो है वो करती है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रयोग जो है वो विभिन्न प्रकार के औपचारिक तथा निजी कार्य यानी कि फॉर्मल या फिर पर्सनल वर्क को पूरा करने के लिए भी किया जाता है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि डॉक्यूमेंट में शब्द को ढूंढने और सही करने के लिए प्रयोक्ता कमांड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर डैश होना चाहिए था ना कि प्रयोक्ता किस कमांड का प्रयोग कर सकता है ना। तो यहाँ दस्तावेज में गलत शब्द को ढूंढने और उसे सही करने के लिए प्रयोक्ता या फिर बोल सकते हो यूजर द्वारा फाइंड एंड रिप्लेस कमांड का। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एक्सेल में सेलेक्ट किए गए सेल रेंज से एक चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है? बताइए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो जी हाँ, इसके लिए आपका शॉर्टकट की जो होता है ना वो आपका F11 होता है। क्या होता है? F11 होता है। अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो MS एक्सेल जो है वो आपका एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है जिसके उपयोग द्वारा पाई चार्ट हो गया और आपका बार चार्ट हो गया या फिर लाइन ग्राफ जो है वो बनाए जा सकते हैं। इसे याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, अब इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक डाटाबेस तत्व है? बताइए कौन सा इसमें डाटाबेस तत्व है? तो जी हाँ, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो वो है आपका DBMS जो है वो आपका एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग जो है वो आपका बैंकों, स्कूलों, कॉलेजों में लोगों के विवरण रखने में होता है। वहीं डाटा संबंध या फिर बाधाएं एवं स्कीमा सभी डेटाबेस के भाग होते हैं ना। जिसमें आप देखिए यहाँ पे संबंध भी हो गया, आपका डाटा भी हो गया और संबंध और स्कीमा सब हो गया ना।
दैट मीन्स उपर्युक्त सभी कथन जो है इसके सही है। तो इस तरह से बेसिकली हम लोग प्रैक्टिस सेट पेपर 7 के अंदर कंप्यूटर के ज्ञान को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। और इसी के साथ आपका टोटल चारों का चारों पार्ट जो है, जिसमें हम लोग सेट पेपर प्रैक्टिस सेट पेपर में 4 पार्ट को कवर अप किए हैं, चारों का चारों पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। चारों पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाकी का जितना भी सेट पेपर स्टडी हुआ है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ जाके आप संपूर्ण वीडियो को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं और सारे क्वेश्चन को स्टडी करते रहिए। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई और रिलेवेंट कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब राइट IQ।